शुरू करना है पौरव वंश में आज। पौरव वंश में आज ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा मैंने आज पौरव वंश शुरू करना था तो कल हम हेडिंग लिखो पौरव वंश, हेडिंग लिख लो पौरव वंश के बारे में। आज हम बात करनी है पौरव वंश, पौरव वंश, पौरव डायनेस्टी की बात करेंगे। ठीक है, पौरव डायनेस्टी की हम अब बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था पे जो ये पौरव वंश है, क्योंकि ये चारों ओर से पर्वतों से बेटा आपका घिरा हुआ था, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पर्वताकार वंश भी कहते हैं, इसे हम पर्वताकार वंश भी कहते हैं। परमार वंश अलग है, परवार वंश कहते हैं किसे, पवार वंश को। पवारों को परमार कहा जाता है क्योंकि पहला परवार की उत्पत्ति करी गई थी, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, परमार बेटा आपका अलग है और पौरव आपके अलग हैं। यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, कुछ बात करते हैं, हो गया है डब्बे। तो पौरवों के बारे में सबसे पहली बात, इनकी देखो जानकारी, इनकी लिख लो जानकारी। पौरव के डब्बे इनकी जानकारी की बात करते हैं। ठीक है, बट जब भी हम इनकी जानकारी की बात करेंगे, जब भी हम इनकी जानकारी की बात करेंगे तो उसमें हमें सबसे पहला, ठीक है भाई, सबसे पहले आपका बे अल्मोड़ा का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? अल्मोड़ा का नाम आएगा जब भी हम इनकी जानकारी की बात करेंगे। ठीक है, और बेटा अल्मोड़ा में एक जगह पड़ेगी, कौन सी आपके यहाँ पे? तालेश्वर। अल्मोड़ा में आपकी एक जगह पड़ेगी हमेशा तालेश्वर। ठीक है, तालेश्वर से क्या मिला हमें? एक अभिलेख, एक हमें ताम्रपत्र अभिलेख मिला है यहां से हमें। ठीक है भाई, लिखा दो 45 पे सर में क्या मिला पे? यहां से बेटा बेसिकली हमें दो चीजें मिली हैं, एक हमें ताम्र धातु, ताम्र, ठीक लिखो, एक ताम्र अभिलेख मिला है और दूसरा ताम्र बोले तो कॉपर, कॉपर का इंस्क्रिप्शन। और बेटा दूसरा यहां पे एक मिला हमें अष्ट धातु का, 8 धातु से बेटा जो आपका बना है। ठीक है, लिखो अष्ट धातु, अष्ट धातु। ठीक है, एक आपका ताम्र अभिलेख, ताम्र अभिलेख, और एक अष्ट धातु अभिलेख यहां से हमें प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? हमें कहां से? तालेश्वर से बेटा हमें ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तालेश्वर कहां पर प्राप्त हुआ? अल्मोड़ा में। सर ये कब प्राप्त हुए हैं? कब प्राप्त हुए था? अभी 1915 में बेटा, अभी 1915 प्राप्त हुए हैं तालेश्वर से, तो ध्यान रखना। ठीक है, 1915 बेटा आपकी प्राप्त हुए हैं, हो गया है। ठीक, अब ना भाई देखो, अल्मोड़ा से हमें जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यहां में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, मतलब जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सिक्के नहीं है, जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यहां से बेटा हमें 2 राजाओं के नाम मिलते हैं। कितना? 2 राजाओं के बेटा हमें यहां पे नाम मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि पवार वंश के अंदर 2 ही राजा हैं, राजा और भी हैं, लेकिन तालेश्वर से जो हमें अभिलेख मिले हैं, यहां से 2 राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछ ले कि अल्मोड़ा जो आपका ताम्रपत्र है, या बेटा अल्मोड़ा के जो अष्टधातु अभिलेख हैं, उनमें किन 2 पौरव राजाओं का नाम आता है? ठीक है, हम 2 राजाओं का नाम यहां पे देखेंगे, 2 लोगों का यहां पे नाम आता है। एक का नाम है लिखो ध्रुतिवर्मन और एक का नाम है विष्णुवर्मन। ठीक है, और एक का नाम क्या है? एक का नाम लिखो ध्रुतिवर्मन, ध्रुतिवर्मन, और दूसरे का नाम भी विष्णुवर्मन, विष्णुवर्मन। ये बेटा आपके 2 लोग हैं जिनका नाम हमें अल्मोड़ा से हमें प्राप्त होता है। कई बेटा आपसे ये पूछ लेता है कि अल्मोड़ा ताम्रपत्र किसका है? अल्मोड़ा ताम्रपत्र किसका है? तो बड़ा याद रखना बे, अल्मोड़ा ताम्रपत्र आपका बे ये विष्णुवर्मन का है। किसका है? विष्णु, मतलब बे ये आपका ताम्र अभिलेख आपको दिख रहा है ना ये, ठीक है, ये किसका बेटा? आपका बे विष्णुवर्मन का है। और ध्रुतिवर्मन का नाम अष्ट धातु अभिलेख के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, कभी अगर पूछे तो ऐसा भी आप थोड़े से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिखा बे, तो जो अल्मोड़ा बेटा ताम्रपत्र है, तालेश्वर ताम्रपत्र, वो किसके? आपके विष्णुवर्मन के। लिखो तालेश्वर ताम्रपत्र,
तालेश्वर ताम्रपत्र, ताम्रपत्र आपका पे ताम्रपत्र अभिलेख। देखो ताम्रपत्र लिखो, ताम्रपत्र अभिलेख लिखो, ताम्र अभिलेख लिखो, सब बातें की है, ठीक है। यहां तक हमें ये प्राप्त हुए हैं। एक बात अभी भी ध्यान रखना, ठीक है। अब बेटा दूसरी बात, ये जो बेटा आपके पौरव लोग थे, इनकी देखो राजधानी बेटा कहां थी आपकी? ब्रह्मपुर। कल ही बताया था ब्रह्मपुर बेटा इनकी राजधानी हुआ करती थी, इनकी राजधानी ब्रह्मपुर हुआ करती थी, ब्रह्मपुर, ठीक है। इनकी राजधानी ब्रह्मपुर हुआ करती थी। कहां से पता चलता है सर? तालेश्वर अभिलेख से, ठीक है भाई। एक तो इनकी जानकारी ये हो गई जहां से हमें दो राजाओं के नाम मिलते हैं और इनकी राजधानी का हमें पता चल जाता है, ठीक है भाई। दूसरी बात देखो, इनकी बेटा राजधानी हमें, मतलब इनकी जानकारी हमें सेकंड नंबर पे, चलो मैं तीसरा लिख देता हूं भाई। दो पुस्तकें हैं, देखो दो बुक है जो हमें इनकी जानकारी देती हैं, दो बुकें हैं, ठीक है बेटा। एक का नाम लिखो मार्कंडेय पुराण, एक बार आपको बे, एक क्या है आपका? मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण आपका है, ठीक है। पुराण का नाम होता है ये। कितने पुराण हमारे टोटल मिला करके? कभी 18 हमारे पुराण हैं, उनमें से बेटा एक पुराण आपका ये है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा हमारा? सबसे प्राचीन हसित मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण, ठीक है। और सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? सबसे बड़ा बृहद पुराण कौन सा आपका? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण बेटे क्या है आपका? सबसे बड़ा पुराण है, ध्यान रखबे भाई। मार्कंडेय जो आपका पुराण है इससे हमें ध्यान रखबे। और दूसरा वृहद संहिता, वृहद संहिता, ठीक है भाई। इससे भी हमें इसकी जानकारी मिलती है, वृहद संहिता से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। वृहद संहिता किताब किसकी है हेमचंद? वृहद संहिता किसकी किताब में? वराह मिहिर की बेटा। किसकी किताब में? ये वराह मिहिर की किताब है, ये वराह मिहिर की किताब है वृहद संहिता। ये वराह मिहिर की बेटा किताब है, ध्यान रखना, इसका नाम है वृहद संहिता। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत नहीं किसी का पे? ठीक है, हो गया है। चलो डब्बे, फिर मैंने आपको कल बताया था ये जो ब्रह्मपुर बेटा नाम दिया था, ये नाम किसने दिया था? ये नाम किसने दिया था? भेनसांग ने बेटा, भेनसांग ने ये नाम दिया था। ब्रह्मपुर जो नाम बेटा आपका दिया था ये भेनसांग ने दिया था, मैंने आपको कल ये समझा दिया था, ठीक है ना। लिखो देखो भाई, ये जो आपका नाम है ये भेनसांग ने दिया था, ये नाम भेनसांग ने दिया था, ठीक है। भेनसांग ने से क्या बोला था? बोला भाई अतुल, क्या बोला? सॉरी, जोर से बोलो तो। बराह मिहिर, बराह मिहिर बेटा एक आदमी है, बराह मिहिर, ठीक है। वैर बेटा भाई एक बार लिखो भाई। इस ब्रह्मपुर को एक और नाम दिया बेटा किसने? इसी भेनसांग ने। इसे हम लोग एक और नाम दिया इसे, हाँ लिखो बब्बे, इसे बोला लिखो पोलीही मोपुलो। वही बेटा जो हिमालय को बेसिकली कहा गया था, लिखो पोलीही मोपुलो, पोलीही मोपुलो बेटा, ये भी इसे नाम दिया गया था, ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। यही किसको बोला गया था? हिमालय को। तो ब्रह्मपुर और हिमालय बेटा आपका एक ही है एक तरह से, भेनसांग के हिसाब से। एक बात अभी भी जान लेना है। हो गया है। अब ना मैं आगे बात करते थे भाई। एक बात लिख लो, इनके कुल देवता, ठीक है। इनके बेटा आपके जो कुल देवता है, इसे हम फैमिली डाइटी कहेंगे, कुल देवता, या ठीक है फैमिली देती कहेंगे। कौन से को बता भैया? पौरवों की, मतलब हाँ लिखो देवता है वीरणेश्वर। देवता कौन होता है? वीरणेश्वर, जिसे बेटा कालांतर हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पे? बिनसर महादेव, ठीक है। तो बेटा अभी वर्तमान में हम बिनसर बोलते हैं बेटा, उसे नाम वीरणेश्वर। लिखो वीरणेश्वर, वीरणेश्वर बेटा जिन्हें हम वर्तमान में क्या बोलेंगे? बिनसर महादेव, जिन्हें हम बिनसर महादेव कहेंगे। ये इनके कुल देवता हुआ करते थे। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है। अब तो हम थोड़ा
आगे बात चलते हैं। भाई पौरवों के बारे में जानकारी के बारे में हम भाई पहले सबसे मेन बड़ा स्रोत कौन सा आपका मेन स्रोत कौन सा है आपका? तालेश्वर अभिलेख। ठीक है भाई तालेश्वर से हमें क्या मिला? ताम्रपत्र हमें मिला। अष्टधातु अभिलेख मिले हैं। यहां से हमें दो राजाओं के नाम मिलते, कौन कौन से? ध्रुति वर्मन और विष्णु वर्मन। राजधानी क्या थी इनकी? ब्रह्मपुर इनकी राजधानी है, ब्रह्मपुर राजधानी है, इतना याद रखना। भाई इनकी राजधानी हम इनका जन्म एक मार्कंडेय पुराण और बृहत संहिता से मिलती है। नाम ये नहीं भी रखोगे चलेगा, ठीक है। कुलदेवता बेटा कौन इनकी? वीरणेश्वर। नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। लिखो इनकी वंशावली, इनको लिखो वंशावली, जीनियोलॉजी, इनकी वंशावली लिखो बेटा, इनकी वंशावली हो गया है। ठीक है बेटा, इनकी वंशावली के बारे में बात करते हैं। भाई इनकी वंशावली में 5 शासकों के नाम आते हैं। कितने बेटा रूलर है आपके? ये 5 ना बे, 5 शासकों के नाम आते हैं। 5 शासकों ने बेटा यहां पे राज किया है। 5 नब्बे कौन कौन थे अतुल? बोलता बे अतुल, कौन कौन थे 5 शासक? नंबर 1, हाँ नंबर लिखो विष्णु वर्मन प्रथम, ये पहला आदमी है। लिखो विष्णु वर्मन प्रथम, पहले लिखो विष्णु वर्मन, पहला आपका है विष्णु वर्मन प्रथम। ठीक है भाई, इसके बाद जो राजा बना उसका नाम लिखो वृषवर्मन। उसका नाम क्या था? वृषवर्मन, वृषवर्मन। सेकंड आदमी ये था। थर्ड नंबर पे, थर्ड लिखो अग्निवर्मन, अग्निवर्मन लिखो अग्निवर्मन, बिल्कुल अग्निवर्मन। अगला कौन था अब्दुल? ध्रुतिवर्मन। लिख लो अग्निवर्मन, अग्निवर्मन। अगला आपका है ध्रुतिवर्मन, ध्रुतिवर्मन। अगला कौन था में? विष्णु वर्मन बेटा कौन था आपका? ये सेकंड, विष्णु वर्मन आपका सेकंड है। ठीक है, तो भाई इन 5 राजाओं ने शासन किया था, आप थोड़ा ये ध्यान रखना। ठीक है, अतुल इसमें एक बात और ध्यान रखने देखा भाई, ज्यादा कुछ है नहीं यहां पढ़ने के लिए। भाई अग्निवर्मन जो है ये पौरव वंश का सबसे प्रतापी राजा है। नहीं बेटा, अग्निवर्मन सबसे प्रतापी राजा की तरफ आपको भी, अग्निवर्मन सबसे प्रतापी राजा है, ध्रुतिवर्मन नहीं है, अग्निवर्मन है। ठीक है, हो गया है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। ठीक भाई, जो आपका अग्निवर्मन था अतुल, ये पहला, ये फर्स्ट बेटा क्या था आपका? ये स्वतंत्र राजा जिसने अपने आप को आजाद किया, पहला स्वतंत्र बेटा आपका ये राजा था। सर हमें कैसे पता चलता है कि स्वतंत्र था? क्योंकि इसने एक उपाधि धारण करी। ये सबसे प्रतापी राजा था बेटा, इसने एक उपाधि धारण करी, उपाधि, इसने एक उपाधि धारण करी। आप बेटा इसकी उपाधि थी, लिख लो, लिखो परम, बे इसकी उपाधि थी परम भट्टारक महाराजा धीराज। ठीक है बेटा, इसकी उपाधि क्या है आपकी? परम भट्टारक, भट्टारक महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की बेटा उपाधि, महाराजा धीराज, इसकी उपाधि इन्होंने धारण करी। किसने करी है आपकी? किसने करी है? अग्निवर्मन। 90 परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण करी है। इतनी बातचीत सबको समझ आ रही है? वेरी गुड। ठीक है, अब एक दो बात जरा हम और समझ लेते हैं। ठीक है, हो गया है। और भाई पौरव के बारे में ज्यादा हमें कुछ जानकारी मिलती नहीं है, तो इधर इनका लिखो शासन के बारे में। पौरवों का लिखो शासन प्रशासन, इनका शासन लिखो जरा। शासन कोई बता सकता है कि शासन और प्रशासन में क्या अंतर होता है? मैं कई बार बताता हूं आपको। शासन में वो लोग होते हैं बेटा, प्रशासन में होते हैं बेटा वो लोग। शासन में कौन लोग होते हैं? जो वोट देकर के जाते हैं, जो वोट देकर के बेटा हम किसी पद पे पहुंचते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ये शासन के भाग हैं। ग्राम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब शासन का हिस्सा है। ठीक है,
और जो भी लोग बेटा किसी एग्जाम को क्रैक करके किसी पद पे पहुंचते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? आपके प्रशासन के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो भाई इनका क्या है? आपका ये शासन। ठीक है, शासन ऐसे ही मेरा लिखा होता है इनकी शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, लेकिन बेटा वास्तव में शासन का मतलब, ठीक है, लिखो देखो इनकी शासन व्यवस्था किस तरह की हुआ करती थी। हो गया है भाई। जो ये आपके जो ये पौरव लोग थे ये गुप्तों के समकालीन थे। ये किसके समकालीन है? ये गुप्त लोग के बेटा समकालीन है ये। और गुप्तों की शासन व्यवस्था कैसी थी? केंद्रीकृत थी कि विकेंद्रीकृत थी? मतलब सेंट्रलाइज थी कि डिसेंट्रलाइज थी गुप्तों की व्यवस्था? मतलब अबे गुप्तों कैसी? मौर्य कैसी थी? मौर्य की व्यवस्था, मौर्य की सेंट्रलाइज थी, केंद्रीकृत व्यवस्था थी। लेकिन बेटा गुप्तों की डिसेंट्रलाइज व्यवस्था हुआ करती थी। तो ये भी उन्हीं के समान तो है, उन्हीं के समकालीन है। तो बेटा इनकी भी शासन व्यवस्था कैसी? आपका कैसा? विकेंद्रीकृत। देखो इनका जो प्रशासन है आपका वो विकेंद्रीकृत है, विकेंद्रीकृत है। बड़ा विकेंद्रीकृत का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकृत का मतलब क्या होता है? मतलब शक्तियों को जो है वो एक के हाथ में नहीं रखा गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज, यानी कि विकेंद्रीकृत शासन कहते हैं। मतलब इसमें आपका जो शक्तियां हैं, शक्तियों का बेटा क्या होता है? इसमें आपका बंटवारा होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है ना? अभी आप देखते हैं कि अभी भी हमारे यहां पे भारत में अगर हम बोलेंगे तो हमारी व्यवस्था कैसी है? सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है? भाई डिसेंट्रलाइज है ना व्यवस्था। विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, ये आप जानते हैं। ऐसा सर कैसे? भाई आप पढ़ते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है बेटा, उसमें क्या होता है? हर स्तर पर शक्तियां क्या है? अलग अलग रूप में दी गई हैं। ग्राम प्रधान की अलग शक्तियां हैं, है कि नहीं बेटा? भाई उसके बाद आपका बीटीसी अलग पावर है, उसका जिला पंचायत अध्यक्ष की अलग पावर है। तो शक्तियों का क्या किया गया? विभाजन किया गया है। ठीक है, व्यवस्था बेटा कैसी यहां पे? आपकी विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। इनमें भी ऐसी हुआ करती थी, आप ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, विकेंद्रीकृत व्यवस्था तो है, तो भाई ये बटी कैसे है? बंटवारा हुआ कैसे है? भाई देखो सबसे ऊपर होता है राजा। भाई राजा क्या है इसमें? आपका सर्वोच्च। भाई आजकल भी तो राजा ही सर्वोच्च होता है, मोदी जी सर्वोच्च है। ठीक है, पर सबसे टॉप पे कौन? अपने राजा है, राजा। ठीक है भाई, राजा के नीचे होता है उसका मंत्री परिषद। आजकल भी तो ये होता है, राजा मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल इसे हम कहते हैं। भाई राजा के नीचे आपका मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद बेटा आपका होता है। और ये जो बेटा आपका मंत्री परिषद है, लेकिन उस टाइम इसे मंत्री परिषद नहीं कहते थे, इसे हम बोलते थे अमात्य। इसे अमात्य कहेंगे। मतलब उस टाइम पे आजकल हम इन्हें मंत्री परिषद कहते हैं, तो उस टाइम क्या था? इन्हें बोलते थे अमात्य, इन्हें अमात्य कहा जाता था। ठीक है भाई, वहीं अगर आप मौर्यों में देखोगे, आगे चल के आप देखोगे तो अमात्य कहेंगे एक मंत्री को। अमात्य बेटा किसे कहेंगे? एक मंत्री को कहेंगे। ठीक है, और कहीं कहीं आप बेटा और आगे चल के आप देखोगे कि प्रधानमंत्री के नीचे उसका जो उत्तराधिकारी है, मतलब अगला जो राजा बनने वाला है, राजा के नीचे उसका उत्तराधिकारी है, जो अगला राजा बनने वाला है, उसको अमात्य कहेंगे। तो हमें थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, पौरवों में जो मंत्री परिषद है पूरी, मतलब इसमें आपके बहुत सारे मंत्री होंगे, उसे बेटा क्या बोलते हैं? आप अमात्य कहते हैं। ये आप ध्यान रखना। ठीक है डब्बे, बहुत अच्छा डब्बे। भाई मंत्रियों में बहुत सारे बेटा मंत्री हैं। इसके नीचे बेटा सबसे प्रमुख जो है वह आपका सैन्य प्रशासन है, सैन्य प्रशासन। ऐसे बेटा टूटा फूटा हमें इनका शासन प्रशासन देखने को मिलता है, कुछ ऐसा खास तौर मिलता नहीं है। ठीक है, वो इसलिए बेटा वो इसलिए नहीं मिलता अतुल, क्योंकि इनका हमारे पास लिखित इतिहास नहीं है। लिखित इतिहास बेटा सबसे पहला किसका आएगा हमारे पास? सबसे पहले अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे हैं भाई, हमने लाखोडियार से लेकर के हमने देखे प्रागैतिहासिक काल से, सब बेटा क्या हमें मिल रहे हैं यहाँ पे? भाई कोई आपके पत्थरों पे लिखी हुई बातें हैं, कोई चित्र है, मूर्तियां हैं, इससे ना बे। फिर बेटा हम थोड़ा आगे बढ़े, कुड़िंदों के हमने देखे सिक्के,
सिक्कों से हमें कुड़िंदों की जानकारी प्राप्त होती है, ये तो हम दे गए हैं, ठीक है भाई। बाकी आपने छंगलेश वंश देखा, ये देखा आपने अपने भाई, कहां सब ये पत्थरों पे लिखी हुई बातें हैं, किसी की किताब अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। बस मतलब हमने देखा तो इसकी जानकारी हमें मार्कंडेय पुराण में थोड़ी सी मिल जाती है, वो एक अलग बात है। मतलब इन इतिहास इन लोगों का इतिहास वो नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब पहला इतिहास हमारा किसका मिलेगा हमें? पहला इतिहास हमें मिलेगा बड़ा उत्तराखंड के अंदर कत्यूरों का, इसलिए हम कत्यूरों का जो वंश है उसे उत्तराखंड का हम पहला ऐतिहासिक राजवंश कहेंगे, जबकि कुड़िंद वंश क्या है? उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश है, राजनीतिक वंश है। सबसे पहले राजा कुड़िंद में ही हुआ करता था। राजा कौन होता है? मतलब जिसकी अपनी प्रजा होती है उसे हम राजा कहेंगे। तो कुड़िंदों में था ऐसा, कुड़िंद नाम देगा बे, लेकिन वहां उनके साक्ष्य हमें कैसे मिले? हमें हमने केवल कॉइन्स के आधार पर, हमें सिक्कों के आधार पर मिले, इसलिए हमने उसे बोला उत्तराखंड का पहला राजवंश है या पहला राजनीतिक राजवंश है, ठीक है। और कत्यूर क्या हुए? उत्तराखंड के पहले ऐतिहासिक राजवंश। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है और उत्तराखंड का पहला राजनीतिक राजवंश कौन सा है, ध्यान रखना। भाई सैन्य प्रशासन था इसके नीचे आपका प्रमुख, और इसका बेटा जो प्रमुख हुआ करता था उसे कहते हैं बलाध्यक्ष। बलाध्यक्ष, बल का अध्यक्ष, बल का मतलब सैन्य मतलब बल, बल सेना मतलब बल, इधर लिखो बलाध्यक्ष। इसका प्रमुख आपका बलाध्यक्ष हुआ करता था। इसका प्रमुख है ये, इसका प्रमुख आपका है बलाध्यक्ष। थोड़ा जल्दी करेंगे, लिखा रखो बलाध्यक्ष, ठीक है, हो गया है, वेरी गुड। भाई इसके नीचे आपका, इसके लिए आपका लिखो बेटा इसके नीचे सैन्य प्रशासन के नीचे आ जाओ, लिखो कोर्ट प्रबंधन हुआ करता था, कोर्ट प्रबंधन, ठीक है, कोर्ट प्रबंधन, कोर्ट प्रबंधन, इसके बेटा नीचे कोर्ट प्रबंधन हुआ करता था। देखो एक बात समझना, उत्तराखंड के अंदर बेटा आगे आप जितना भी इतिहास पढ़ोगे वहां आप देखोगे कि जहां राजा रहता है, मतलब जो राजधानी है, उसे हाट बोला जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा? हाट कहेंगे, ठीक है। और केवल पौरवों में आप ऐसा देखोगे कि जहां राजा रह रहा है उसे बेटा क्या बोलते हैं लोग? कोर्ट कहते हैं। तो बेटा ये कोर्ट प्रबंधन का मतलब जहां राजा रह रहा है उसका मैनेजमेंट, मतलब इनकी राजधानी का मैनेजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। बट याद रखना भाई, जितना भी आप जहां भी आपने किसी भी जगह के नाम के पीछे सुना होगा हाट, जाते आप वो आपका जो कत्यूर लोग थे इनके प्रमुख सेंटर हुआ करते थे ये, जैसा आपका द्वारा हाट है, गंगोली हाट है, ठीक है, और कौन सा आपका और कौन है? डीडी हाट है ना। और जितने भी आपको कोर्ट मिलेगा, आपका भट्ट कोट है, पारकोट है, ठीक है ना। तो कोर्ट वाले किसके में? पौरवों के हैं। और बेटा ये आपको कहां दिखेंगे? अल्मोड़ा। भाई ब्रह्मपुर कहां था आपका? भाई यही तो आपका ब्रह्मपुर था ना, कल तो बताया था, ठीक है। इधर आपका अल्मोड़ा से लेकर के इधर पौड़ी से इधर आपका चमोली, यहां बेटा आपको जाता है, आपको कोर्ट वाली जगह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। भाई कोर्ट का प्रबंधन एक व्यक्ति के बेटा हाथों में था, उसका नाम था, लिखो दुर्ग संधि, लिखो दुर्ग संधि विग्रहक, दुर्ग संधि विग्रहक, दुर्ग संधि विग्रहक, ये कोर्ट का प्रबंधन बेटा इसके पास हुआ करता था, ठीक है। भाई ये आदमी बेसिकली बेटा है कौन? ये वो आदमी है जो युद्ध की घोषणा करेगा और शांति घोषणा करेगा, ठीक है। भाई कोर्ट का प्रबंधन करना है तो युद्ध करना है कि नहीं करना है, शांति करनी है या जो युद्ध चल रहा है उसे बंद करना है, बट ये कौन करेगा? ये आदमी करेगा। तो बेसिकली आपका ये युद्ध एंड शांति, युद्ध और शांति का बेटा ये आपका मंत्री है, ऐसा कुछ मान लो आप, ठीक है। अबे युद्ध और शांति का मंत्री है ये, ठीक है। भाई कोर्ट प्रबंधन के नीचे बेटा एक पुलिस प्रबंधन हुआ करता था इनमें, पुलिस प्रबंधन, और ये जो आपका पुलिस प्रबंधन है, पुलिस प्रबंधन आपका है, ठीक है। बेटा ये एक आदमी के हाथ में था, उसको बोला दंडपाशिक,
भाई दंडपाशी कौन है? इसका प्रमुख है। दंडपाशी किसे कहेंगे? ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे? दंडपाशी कहेंगे। कुछ खास नहीं है बेटा, है ना। इनका जो जिनका पौरवों का जो आपका प्रशासन आपको दिख रहा है, कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। यहां तो अबे ये तो नहीं आएगा एग्जाम में। सर कुछ बातें एग्जाम में आती है पौरवों से। सर क्या आती हैं? तो उन पे चर्चा करते हैं। भाई सबसे ऊपर कौन था इनमें? आपका राजा। उसके नीचे आपका बे मंत्री परिषद आमात्य। उसके नीचे आपका बे इनका सैन्य प्रशासन है। फिर बेटा आपका कोर्ट प्रबंधन है। आपका ये कौन? आपने दुर्ग संधि विग्रह का आपका ये आदमी है। ध्यान रखना बेटा प्रशासन कैसा है इनका? विकेंद्रीकृत। एक बात को आप ध्यान रखना, ये गुप्तों के समकालीन है। ठीक है, तो इनमें आपको एक दो बातों में समझाता हूं। देखा भाई इनमें भूमि माप के लिए देखो, भूमि माप जमीन की बेटा जो माप करनी है, ठीक है बेटा, जमीन की माप के लिए 3 बेटा इनके पास यूनिट है। अतुल के 3 यूनिट इनके पास 3 बेटा इनके पास यूनिट है, 3 इकाइयां हैं। ठीक है, हाँ बेटा पहली इकाई का नाम है लिखो कुल्यापम। पहली इकाई का नाम है लिखो कुल्यापन, कुल्यापम। दूसरा है द्रोणावापम। पहली का बेटा नाम है लिखो कुल्यापम, दूसरे का बेटा नाम है लिखो द्रोणावापम, द्रोणावापम। और तीसरे का बेटा आपका नाम है थर्ड, तीसरे का नाम है लिख लो खारीवापम। अगला कौन सा है तीसरा? खारीवापम, खारीवापम। ये बेटा आपका तीसरे का नाम है। मतलब ये बेटा क्या है? ये इनमें क्या है? भूमि मापने की 3 इकाइयां हैं। ठीक है भाई, कुल्या मापन का मतलब ये है भाई ये सिंचाई के आधार पर होता है। ये कुल्या बेटा मापन भूमि किस आधार पर नापते हैं? सिंचाई। भाई आपको याद है पहाड़ों में डब्बे, पहाड़ों में क्या शहर में डब्बे, भाई इसके पास इतनी सिंचाई वाली भूमि है ना डब्बे, 1 कुल्य भूमि है, 2 कुल्य भूमि है ना डब्बे। मतलब जिसके पास सिंचाई करने के लिए जितना पानी लगता है, जितना पानी लगता है भाई निश्चित एक पानी लगना पे। अगर मुझे इस खेत, अगर मेरा भाई इतना बड़ा मेरे खेत है, इसमें अगर मुझे पानी डालना है तो एक निश्चित पानी लगेगा इसमें। ठीक है बेटा, मैंने मान लिया इससे सिंचाई करने में 1 कुल्य पानी लगता है भाई, जिसके बाद इसकी डबल जमीन है, हम बोलेंगे 2 कुल्य जमीन इसके पास है भाई। पानी की मात्रा के आधार पर कितना पानी लग रहा है। दूसरा का बे द्रोणावापम है और तीसरा का बे खारीवापम है। ये सब बेटा यहां का बे जमीन को मापने की अलग अलग इकाइयां हैं, ध्यान रखना। अब बेटा बे दूसरा, इनमें भूमि जो आपका बेटा कर होता है, भूकर, जमीन से बेटा जो आपका अनाज निकलता है उसे भूकर कहते हैं। उस भूकर को लेने वाला, ठीक है अभी लिखा देखो भाई, उसको लेने वाला यानी कि जो अधिकारी है, भूकर अधिकारी। भूकर बेटा यहां पे जो आपका अधिकारी है, भूकर यहां पे आपका जो अधिकारी है, ठीक है। तो भूकर आपके यहां पे जो अधिकारी है उसे यहां बोलते हैं क्या? क्या बे मार्गक। इन लोगों का बेटा इन लोगों में इसे कहेंगे मार्गक, इसे मार्गक कहेंगे, इसे मार्गक कहेंगे। ठीक है, हो गया है, बहुत सी बात बे। अगली एक बात और, अगला पे एक बात और समझ लेते हैं। ठीक है भाई, इनके पास जो भूमि है वो 2 प्रकार की है। अतुल भूमि की तरह बे भूमि बेटा इनके पास 2 प्रकार की है। एक भूमि बेटा इनके पास है सिंचित भूमि, जिसपे सिंचाई की व्यवस्था होती है, और बेटा दूसरी आपकी है असिंचित भूमि। ठीक है, लेकिन अतुल यहां पे हम सिंचित भूमि को बड़ा सिंचित भूमि नहीं कहेंगे, इसे हम बोलेंगे केदार भूमि। इसे हम क्या बोलेंगे? केदार भूमि कहेंगे। और जो आपकी असिंचित भूमि है इसे बेटा हम बोलेंगे, लिखा देखो बेटा भाई, इसे हम कहेंगे सारी भूमि। इसे हम क्या बोलेंगे अतुल? सारी भूमि। इसे हम सारी भूमि कहेंगे, इसे हम बोलेंगे सारी भूमि। ठीक है बेटा, एक आपकी है केदार भूमि और दूसरी आपके यहां पे है सारी भूमि। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? वेरी गुड, ठीक है, हो गया है। अब बेटा अब बात समझते हैं, अब बात समझते हैं। तो भाई ये जो पौरव लोग थे, ये बेटा पौरव लोग जो थे बहुत आगे बढ़ रहे थे। ठीक है बेटा, ये सब रणनीति बेटा किसके लिए बना रहे थे लोग? किसके लिए बना रहे थे रणनीति ये लोग? कल बताया था बे यशोवर्मन के लिए।
यशोवर्मन के लिए बेटा ये सब कहानी आपकी बन रही थी। ठीक है, अब भाई इससे आगे की कहानी, किससे आई कहानी कि भाई इनका ये प्रशासन हमने देख लिया है, पौरव हमने देखा बे, इससे आगे की कहानी हमें शिव प्रसाद डबराल सर बताते हैं। कौन बताते हैं? इससे बड़ा आगे की कहानी हमें शिव प्रसाद डबराल सर बताते हैं। ठीक है भाई, इससे आगे कहानी लिख लो बेटा, नाम लिख लो शिव प्रसाद डबराल का, एक नाम लिखो आप शिव प्रसाद डबराल का। इससे आगे की कहानी आपको शिव प्रसाद डबराल सर बताएंगे। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल ये बताते हैं इसकी आगे कहानी। ठीक है, ये क्या बताते हैं भाई? ये बताते हैं जो मैं आपको कल बता रहा था, ये बताते हैं कि भाई ये रहा आपका उत्तराखंड का एरिया। मैं ऐसे करते चलेंगे, थोड़ा ऊपर जगह छोड़ना बेटा, कारकटोई लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है भाई, ये बताते हैं कि इधर बेटा आपका ये गौविशाण वाला एरिया है, गौविशाण वाला बेटा आपका ये एरिया है। ठीक है, और इधर आपका यशोवर्मन हुआ करता था, यशोवर्मन मैंने आपको बताया था। और बेटा इधर आपका ये एरिया किसका? आपका बे, ये बेटा आपका एरिया है पौरवों का, ये पौरवों का एरिया है, कल समझा दिया था। ठीक है भाई, यहां पे आपका एक वर्मन वंश हुआ करता था, यहां आपका एक स्वर्ण गोत्र वंश हुआ करता था। ठीक है भाई, ये जो आपका यशोवर्मन है ये बेटा ऑलरेडी सामंत है। किसका था सामंत? ये यशोवर्मन हर्षवर्धन का बेटा सामंत बे। और बेटा इसने अपना एक सामंत कहां बिठाया? इधर जोशी मठ में, आपका ये आता है जोशी मठ। और इसने बेटा एक सामंत कहां पे, नाम क्या था उसका? उसका नाम था आपका बसंत देव। ठीक है, अब कहां पे भाई? ये ऊपर बेटा आपका ये जम्मू कश्मीर का एरिया कल समझा चुका था। ठीक है भाई, यहां वंश कौन सा आपका? बे, कारकटोई वंश से बेटा आपका ये हुआ करता था, कारकटम बे। और यहां राजा कौन था आपका? ललितादित्य मुक्तापीठ, मुक्तापीठ बेटा यहां का राजा था। ये एरिया है आपका J&K का। यहां की जानकारी बेटा हमको पे वो भी देता है, कल्हण की राजतरंगिणी भी हमें यहां की जानकारी देती है। कहां की जानकारी? इसकी तब आपको लिखानी था, तब आपको लिखानी चाहिए आपका बे। ठीक है बेटा बे, कोई बात नहीं है। देखो बे भाई, एक तो आपको जो आपका जम्मू कश्मीर है बेटा यहीं पे लिख लो। देखो बे भाई, आपका देखो जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास की जानकारी देखो, की जानकारी बेटा हमें, की जानकारी हमें बेटा एक हमें देती है कौन? कल्हण, कल्हण की बेटा किताब कौन सी है? राजतरंगिणी। ये बेटा हमें इसकी जानकारी देती है। भाई जाहिर सी बात है, जो कल्हण की राजतरंगिणी हमें इसकी जानकारी दे रही है जम्मू कश्मीर की, तो बेटा ये हमें कारकटोई वंश की जानकारी भी देगी और ये हमें ललितादित्य मुक्तापीठ की जानकारी भी दे देगी। ठीक है ना बेटा? ये देखो, ये कहानी तो यही खत्म हो गई है, ये कहानी यही खत्म हो गई है। अब यहां से बेटा आएगी कहानी अपने को डबराल भाई साहब बताएंगे। डबराल सर का कहना यह है कि पौरवों ने जो बेटा ब्रह्मपुर में राज करते थे, ब्रह्मपुर में राज करते थे, इन लोगों ने बेटा अपनी क्षेत्रीय शक्तियों को, स्वर्ण गोत्र यहां था, क्षेत्रीय शक्तियों को बेटा इकट्ठा करके एक बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर लिया। और बेटा ये यशोवर्मन के बेटा खिलाफ क्या करने लगे? ये षड्यंत्र करने लगे, क्योंकि बेटा यशोवर्मन धीरे धीरे इनकी सीमा में घुस रहा था। क्योंकि बेटा चमोली तक तो ये आदमी आ ही गया है, और बेटा ये भी चमोली तक तो फैले हुए ही है अभी। ठीक है भाई, इस वजह से जो यशोवर्मन है और बेटा ये पौरव लोग हैं, इनके मध्य बेटा संघर्ष चलता है, संघर्ष चलता है। कोई ऐसा विशेष युद्ध का नाम तो नहीं है, लेकिन संघर्ष चलता है। और बेटा यही आपका जो यशोवर्मन है, ये बेटा क्या करता है? इन लोग का पतन कर देता है। तो पौरवों का बेटा पतन कौन करता है? यशोवर्मन। पौरवों का पतन करता है यशोवर्मन। बेटा जब इनके बीच में संघर्ष चलता है तो यशोवर्मन कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। बेटा इस बात का फायदा कौन उठाएगा? आपका बे ललितादित्य बेटा मुक्तापीठ इस पे आक्रमण कर देता है। तो आप इसका पे इस पे आक्रमण कर देता है, और बेटा इस पे आक्रमण करने के साथ ही ये इसकी हत्या कर देता है, ये इसकी हत्या कर देता है। ठीक है ना पे
जब इसकी हत्या हो जाती है, किसकी? यशोवर्मन की। जब हर्षवर्धन मरा था बेटा आपका 647 एडी में, तब यशोवर्मन ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। सेम ऐसे ही जब यशोवर्मन मर जाता है तो भाई इसका सामंत जो आपका बसंत देव है, ये अपने आप को बेटा क्या कर लेता है? स्वतंत्र कर लेता है और जोशीमठ से एक नया वंश बेटा स्थापित करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कत्यूर वंश कहते हैं। यहां तक की कहानी सबको समझ आ गई है? कोई दिक्कत? वेरी गुड, ठीक है। तो ये पौरवों का पतन किसने कर दिया है? यशोवर्मन ने कर दिया है। और बेटा कत्यूर वंश किसने बसा दिया है? इसने बसा दिया है। भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये हमें डवराल भाई साहब बताते हैं। और बेटा इसके अलावा पे जो राज तरंगिणी है वो भी हमें जम्मू कश्मीर का इतिहास बता रही है। क्लियर हो? ठीक है। तो अब बेटा हमारी कहानी पहुंच चुकी है, पौरवों को बेटा मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैं कहां पहुंच चुका बे? मैं कहां पहुंच चुका बे? कत्यूर वंश पे। हेडिंग बेटा आप लिखो कत्यूर वंश, ठीक है भाई। हेडिंग आप आगे बढ़ो, हेडिंग लिखो कत्यूर वंश। क्या बेटा बे? स्वर्ण गोत्र, ठीक है। स्वर्ण गोत्र कल लिखाया होगा मेरे ख्याल से, नहीं है? निकाल गया? स्वर्ण गोत्र लिखाया था कल मैंने आपको, यहाँ पे लिखाया होगा बेटा बे? अरे लिखाया होगा तनुजा, है नहीं लिखाया था? स्वर्ण गोत्र यहां लिखाया होगा ना ऊपर, ही और कुछ नहीं बेटा इसके बारे में, बस इतना है। हाँ हाँ स्वर्ण गोत्र, भाई इसके बारे में इतना ही है बेटा, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे हेडिंग लिखो कत्यूर वंश की बात करते हैं। बेटा हम किसकी बात करें? कत्यूर वंश की बात करते हैं। देखो बे कत्यूर वंश की जब हम बात करेंगे, कत्यूर वंश की हम बात करेंगे, ठीक है भाई। कत्यूर वंश को पहली बात हम बे इसे कार्तिकेय पूर्ववंश भी कहेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? कार्तिकेय पूर्ववंश कहेंगे। इसे हम कार्तिकेय पूर्ववंश भी कहेंगे, कार्तिकेय पूर्ववंश, ठीक है। अच्छा एक ऐसी मिलता जुलता एक और वंश था, प्रहलाद कौन सा था वो? अब एक कर्तृपुर था, वो कर्तृपुर था, वो अलग है। कर्तृपुर वंश अलग है, वो गुप्तों के टाइम पे था, ठीक है। कर्तृपुर प्रताप में एक आपका छंगलेश हुआ करता था, ठीक है। कर्तृपुर वंश का राजेंद्र सबसे प्रमुख राजा कौन था? कर्तृपुर वंश का एक ही राजा मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब बे सबसे बड़े बोलना बे कौन सबसे मेन राजा इसका? कर्तृपुर का। मनीषा कौन था? कल तो बेटा आपको मैंने पढ़ाया होगा कर्तृपुर का मेन राजा बे, नहीं बेटा बे? खसाधिपति। बेटा कौन था? खसाधिपति था ना, उसी को हमने सकाधिपति भी कहा था, वही तो आदमी था पे। कौन सा वंश था आपको पे? कौन सा वंश था पे? कर्तृपुर वंश का राजा हुआ करता। उनकी राजधानी कहां हुआ करती थी? राजधानी कहां थी उनकी? राजधानी कहां पे? कंबे नहीं, कार्तिकेयपुर। अरे थानेश्वर तो हर्षवर्धन की राजधानी थी, वर्धन वंश की राजधानी थी आपका बे कार्तिकेयपुर, ठीक है। बात समझना, बात बे। अब ना बे देखो, वहां जो कार्तिकेयपुर वंश के अंतर्गत में बेटा पहले क्या था आपका? एक कर्तृपुर राज्य था। आगे चल के वहीं पे ही बेटा एक वंश क्या है आपका बे? कत्यूर वंश है। कार्तिकेयपुर वंश में पहले जो राज करते थे, मतलब कार्तिकेयपुर नगर में पहले जो राज करते थे उन्हें कर्तृपुर राज्य कहा गया या वंश कहा गया। उसका राजा हुआ खसाधिपति। इसी कार्तिकेयपुर में आगे चल के जिन लोगों ने राज किया उन्हें हमने कहा कत्यूर। बेसिकली आपका बे कार्तिकेयपुर में राज करने वाले लोगों को कत्यूर ही कहा गया है। मैंने ये कर्तृपुर तो मतलब बीच में थोड़े से आए और बहुत अच्छा इतिहास भी इनका हमें मिलता नहीं है। आवड़ा बात बे तो एक कत्यूर वंश के बारे में एक बात तो आपको पहले जान लेनी चाहिए है। कत्यूर वंश बे एक धर्म राजवंश था। ये धर्म राजवंश बेटे ये हुआ करता था। कत्यूर वंश क्या था आपका बे? एक धर्म राजवंश था, मतलब धर्म पे चलने वाला वंश, धर्म के लिए प्राण देने वाले लोग बेटा आपको इस वंश के अंदर दिखेंगे। किस वंश में? आपका कत्यूर वंश के अंतर्गत में ये एक धर्म राजवंश हुआ करता था। एक बात अब ये भी ध्यान रखना,
ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आप आगे बात समझते हैं। तो कुछ बातों में, कुछ बेटे बातों में आप बेसिक बातों में जान लेते हैं। जो बेटे आपका ये कत्यूर लोग हैं, ये जो राज कर रहे हैं बेटे, एक दो बात लिखा रखो बेटे। पहली बात, ये एक ऐतिहासिक राजवंश है। मैंने कहा था बे, उत्तराखंड का पहला क्या था, ये ऐतिहासिक राजवंश, यानी कि हिस्टोरिकल बोलेंगे बे, लिखो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ये राजवंश था बेटा, ऐतिहासिक राजवंश था ये, ठीक है। हिस्टोरिकल डायनेस्टी बेटा सबसे पहले यही थी। ऐतिहासिक राजवंश का मतलब क्या है, मतलब कि जिनका हमारे पास लिखित साक्ष्य है ना हड़बे, इसे हम कहेंगे ऐतिहासिक। भाई आपने उधर देखा होगा ना, हम तीन तरह के इतिहास पढ़ते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, फिर हम पढ़ते आद ऐतिहासिक काल जिसकी लिखित जानकारी है लेकिन पढ़ नहीं सके, पहला वाला लिखित जानकारी ही नहीं है। फिर ऐतिहासिक काल जिसकी लिखित जानकारी भी है और पढ़ भी लिया है। तो मतलब ये हमारा क्या है, पहला ऐतिहासिक राजवंश है जिसके हमारे पास क्या है, लिखित जानकारी है, लिखित जानकारी बेटा हमारे पास है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं। हो गया है ना बे, एक दो बात हम और कर लेते हैं। भाई जो आपके जो कत्यूर लोग हैं, कत्यूर लोग हैं, इनके बारे में हम कुछ बेसिक बातें जान रहे हैं, इसे बेटा हम बेसिक के तौर पर लिख देंगे। ये जो बेटा कत्यूर लोग हैं, इनकी भाषा देखो बेटा, इनकी राजभाषा, राजभाषा, राजभाषा क्या होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज। किसे बेटा बोले हैं राजभाषा में, अतुल किसे कहेंगे, क्या होती राजभाषा? हमारी राजभाषा क्या है भी, उत्तर भारत की बेटा राजभाषा, उत्तर भारत की राजभाषा, उत्तराखंड की राजभाषा क्या है, हिंदी। क्यों है राजभाषा हिंदी है? सब लोग हिंदी तो बोलते नहीं है, हम लोग कुमाऊनी बोलते हैं, कोई गढ़वाली बोलता है। जो बेटा सरकारी कामों में, सरकारी काम जिस लैंग्वेज में होते हैं उसे बोलते हैं राजकीय भाषा। सरकारी काम काज, आपको किसी को लेटर लिखना है, मुख्यमंत्री को बेटा आपको कोई लेटर लिखना है, बैंक को आपको कोई लेटर लिखना है, LIC के लिए कोई लेटर लिखना है, या बेटा वहां से कोई लेटर आ रहा है, तो वो जिस भाषा में आते हैं बेटा उसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं राजकीय भाषा, उसे हम बोलते हैं राजकीय भाषा। ठीक है भाई, राजकीय भाषा हमारी तो बेटा हिंदी है, लेकिन इन लोगों की क्या थी, संस्कृत। ये बहुत विद्वान टाइप के बेटा लोग थे, संस्कृत बेटा। आजकल अगर संस्कृत में कोई लेटर आ जाएगा तो आधे लोग तो पढ़ ही नहीं पाएंगे उसे, है नहीं? ठीक है बेटा, राजकीय भाषा इनके यहां पे संस्कृत है, लेकिन लेकिन जनभाषा, सर ये जनभाषा क्या होती है? अबे जिसे लोग बोलते हैं, जिसे लोग बोलते हैं जनभाषा। जो जनभाषा है इनकी, वो बेटा आपकी है पाली। वो कौन सी है? पाली। पाली बेटा इनकी जनभाषा है। मतलब सर ये पाली और ये ऐसा ये चक्कर क्या है? देखो बे, संस्कृत एक कठिन भाषा है, एक कठिन भाषा है, ठीक है, और पाली एक आसान भाषा है। भाई आप आसान कठिन कुछ नहीं है बेटा, आप ये समझो। देखो जैसे आजकल हम लोग नॉर्मली हिंदी बोलते हैं, लेकिन जब पहाड़ों में आप जाओगे तो बहुत से औरतें आपको ऐसे मतलब औरत आदमी मिल जाएंगे आपको जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, वो पहाड़ी ही बोलते हैं, कुमाऊनी ही बोलते हैं वो, ठीक है, उनसे हिंदी बोलनी नहीं आती है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए क्या हो गया, कठिन। तो जो पहाड़ी है या कुमाऊनी है वो एक तरह से क्या है, ये हिंदी भाषा का ही एक आसान रूप है। कुमाऊनी बेटा और गढ़वाली क्या है आपका बे, हिंदी भाषा का ही क्या है, एक आसान रूप है, क्षेत्रीय रूप है, जिसे लोग आसानी से समझ लेते हैं। तो बेटा सेम ऐसे ही संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा का आसान रूप क्या हुआ आपका बे, पाली। बेटा आप हिंदी में आप उधर पढ़ते हैं भाई, सबसे पहले बेटा आपकी भाषा होती है संस्कृत, ठीक है भाई। संस्कृत को थोड़ा आसान बनाया किसने? पाली ने बनाया। भाई पाली से भी बेटा आसान निकल के आपकी प्राकृत, है नहीं बेटा बे, प्राकृत में अपने प्राकृत आपकी अपभ्रंश आई, अपभ्रंश, फिर आपकी अवहट्ट आई, है ना बेटा, फिर आपके यहाँ पे प्राचीन हिंदी आई, फिर आपकी मध्यकालीन हिंदी आई, और फिर आपकी क्या आ गई, आधुनिक हिंदी आ गई, ठीक है। अब जब आपकी संस्कृत थी आपकी, भाई ये भी दो प्रकार की हुआ करती थी। एक बेटा संस्कृत थी वैदिक संस्कृत, एक बेटा क्या थी आपकी, वैदिक संस्कृत थी। ये वास्तव में बहुत कठिन संस्कृत हुआ करती थी। वैदिक संस्कृत कौन संस्कृत है? जो संस्कृत में वेद लिखे गए थे, जिस संस्कृत में वेद लिखे गए थे उसे बोलते हैं वैदिक संस्कृत। क्लियर हो गई? ठीक है अतुल,
इसका मतलब थोड़ा सा आसान रूप जो आया ना, उसे कहा गया लौकिक संस्कृत। उसे लौकिक बेटा संस्कृत कहा गया, लौकिक संस्कृत। और भाई वेद जो थे बहुत कठिन थे, इसलिए बाद में वेदों को आसान करा गया, ये पढ़े नहीं जाते थे बेटा वेद, ठीक है। फिर लौकिक संस्कृत में आपके ग्रंथ लिखे गए लोगों को समझाने के लिए। लौकिक बेटा संस्कृत का पहला ग्रंथ रामायण को माना जाता है। किसे? रामायण। रामायण आपका लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ है, यह ध्यान रखना। किस लिखी बेटा भाई? रामायण किसने लिखी है भाई? रामायण किसने लिखी है रे? तुलसी है, तुलसीदास ने बेटा लिखी है रामायण है। तल क्या बोल रहे हो रे? रामायण किसने लिखी है कमलेश? कमलेश रामायण किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी ना रामायण। वाल्मीकि ने लिखी है। अच्छा, वाल्मीकि ने लिखी है, ओके। अच्छा, उन्होंने लिखे वेद व्यास ने लिखी महाभारत, ओके ठीक है। किसने लिखी है आपकी? वाल्मीकि ने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है। और रामचरितमानस की आपने तुलसीदास ने लिखी। हाँ ये बात ठीक है भैया, ठीक है। रामायण क्या है? राम के मार्ग पर चलने वाली बेटा एक किताब है जो ऐसा बताती है ना। अयन मतलब रास्ता, मैंने आपको बताया होगा हिंदी के अंदर, ठीक है ना बे। तो चलो जो भी है, फिलहाल मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इनकी जन्मभाषा क्या करते हैं? पाली है। अब बात है बे, बात आती है लिपि की। ये सब बकवास मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बेटा मुझे बतानी है आपको लिपि, ठीक है। देखो भाई, संस्कृत भाषा में जो कठिन संस्कृत थी, इसकी बेटा लिपि थी कुटिला लिपि। कौन सी थी? कुटिला। बहुत कठिन संस्कृत थी जो, जिसे हम पढ़ नहीं पाते थे, ठीक है भाई। इस भाषा में क ऐसे लिखा जाता था बेटा, बे क ऐसे लिखा, ये क हुआ करता था कुटिला लिपि के अंतर्गत में, ठीक है। भाई क से अंगों तक मैंने पढ़ रखी है पढ़ाने के लिए, बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। क बेटा इसमें ऐसा लिखा जाता था, ठीक है। अब बे यही तो बेटा आपकी कुटिला लिपि है। इस तरह का भाई वैदिक संस्कृत का आसान रूप हो गया लौकिक संस्कृत। ऐसी कुटिला लिपि का आसान रूप बेटा है आपका ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। कुटिला लिपि का आसान रूप हुआ ये, ठीक है। भाई ब्राह्मी लिपि कहां तक चली आपकी? भाई पाली की लिपि भी आपकी ब्राह्मी हुई, क्योंकि संस्कृति तो है, ये आसान संस्कृत है। भाई प्राकृत भी आपकी संस्कृति है, इसके लिए भी आपकी ब्राह्मी हुई, ठीक है। भाई अपभ्रंश देखो, भाई अपभ्रंश यहां नाम है भ्रंश। भाई भ्रंश का मतलब क्या होता है? धसा हुआ, धसा हुआ। जहां से बेटा संस्कृत नीचे धस गई, संस्कृत क्या हो गई? यहां से नीचे धस गई। यहां से बेटा संस्कृत में हिंदी का रूप देखने को मिल गया। बेटा अपभ्रंश है, इसे हम संस्कृत और हिंदी के बीच की संयोजक कड़ी भी कहते हैं, जोड़ने वाली कड़ी, ठीक है भाई। किसका? बे अपभ्रंश को हम ऐसा भी कहते हैं। इतनी बात पल्ले पड़ रही है, ठीक है बे। अब बे तो भाई यहां तक का देखो, यहां तक की बेटा आपकी जो लिपि आती है वो आती बेटा आपकी कौन सी? ब्राह्मी। इसकी भी ब्राह्मी, इसकी ब्राह्मी, ब्राह्मी ब्राह्मी, ठीक है बे। बेटा जहां से आपकी हिंदी आ जाती है, अब देखो यहां से हिंदी आ जाती है यहां पे। तो पहले देखो कुटिला का बेटा एक आसान रूप बना क्या? ब्राह्मी, ठीक है। अब ब्राह्मी का बेटा एक और आसान रूप बन गया, कौन सा आपका? बे देवनागिरी, ठीक है। तो कहने का बेटा मेरा मतलब क्या है? इनकी बेटा जो लिपि थी ना, लिपि थी वो बेटा थी आपकी कुटिला लिपि। कौन सा आपका? बे कुटिला। कठिन संस्कृत में लोग काम करते थे, लेकिन बेटा कभी आपका आपको ऑप्शन आपको ये नहीं मिले तो बेटा याद रखना इनकी लिपि कौन सी आपकी है? कौन सा? बे ब्राह्मी लिपि। बेटा ये भी लिपि इन्हीं की है, क्योंकि संस्कृत में लोग काम करते थे, और संस्कृत का लिपि क्या आपका? बे ब्राह्मी लिपि है। कुटिला, कुटिला लिपि इनकी है, और बेटा इन्हीं की लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि, ऐसा भी आप बोल देंगे। हो गया है क्या? बेसिक बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है। अतुल बेटा याद रखना ये सब बातें भी लिख लेनी होती फटाफट फटाफट से, ठीक है। ये सब बातें बेटा महत्वपूर्ण होती है नहीं अभी भाई? यहां पे हम कोई फालतू की बात तो हम करेंगे नहीं, है ना भाई? काम की बातें बोलेंगे ना, जितनी भी आप काम की चीजें हैं बेटा सब ये सब काम की चीजें हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। क्या हो गया है राज?
नहीं, बाद में आपकी ब्राह्मी आई ना इन लोगों की। मैं तो इनको बोला भाई अगर आपके ऑप्शन में दिखे बेटा कि कत्यूरों की लिपि क्या थी, तो पहला ऑप्शन आपका कुटिला है, ये नहीं दिखे तो ब्राह्मी टिक कर लेना, है ना, ये ऐसा वाला है। और कुटिला जो है ये कठिन संस्कृति की लिपि हुई, जब बेटा कौ को ऐसे लिखा जाता था, जब कौ को हम लिखते थे बे, जब कौ का ऐसे लिखते थे इसे बोल देंगे हम कुटिला लिपि के अंदर, ठीक है बे। तो बाद में आपका संस्कृत में कौ कैसे लिखते हैं, संस्कृत में कौ आपका ऐसे लिखा गया, ठीक है भाई, यहां से थोड़ी पूंछ कैसी टेढ़ी कर देते हैं, है ना, संस्कृत में कौ ऐसे लिखा है, तो बाद में आपका ये आपका हो गया कुटिला लिपि का कौ हो गया, ये ब्राह्मी का हो गया भाई, आजकल हम बाकी ऐसा कर लेते हैं, ये देवनागरी का कौ है आपका, ठीक है ना। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अब तो धर्म राजवंश का पहला ऐतिहासिक राजवंश यह है, इनकी राजभाषा क्या है आपके आप संस्कृत है, और सर आप हाँ, और जनभाषा क्या है इनकी पाली है, और बड़ा लिपि कौन सी इनकी आप कुटिला या फिर ब्राह्मी है, ठीक है। अब कत्यूरों की जानकारी लिखा लो भाई, कत्यूरों की जानकारी हमें कहां से मिलती है, इनकी लिख लो जानकारी, कत्यूरों की बेटा हमें जानकारी कहां से मिलती है भाई, कत्यूरों की जानकारी हमें इनके दो सोर्स हैं भाई, कितने सोर्स हैं इनके, कत्यूरों की जानकारी के हमारे पास दो सोर्स हैं भाई, सभी के ही दो होते हैं वैसे, ठीक है। चलो इनके मैं तीन मान लेता हूं यार, कितना लगभग इनके तीन मान लेता हूं, है ना। इनको जानकारी के हमारे पास तीन सोर्स हैं, अरे कितने सोर्स हैं, तीन सोर्स भाई। पहले सोर्स तो हमारे पास होते हैं पुरातात्विक, पहले कौन से होते हैं आपके पुरातात्विक, लिखो रखो, पहले आपके होते हैं पुरातात्विक, पुरातात्विक, ठीक है। दूसरे बेटा सोर्स होते हैं कौन से आपके साहित्यिक, साहित्यिक सोर्स, साहित्यिक बेटा आपके सोर्स होते हैं। और तीसरे बेटा हमें इनके जानने की जो सोर्स है ना, वो कुछ इतिहासकार हैं, वो बताते हैं भाई ऐसा 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 ऐसा, है ना, कुछ इतिहासकार लोग हैं, तो मैं यहां पे इसको भी लिख रहा हूं बेटा, यहाँ पे कुछ इतिहासकार हैं, इतिहासकार बेटा आपके यहां पे हैं, इतिहासकार आपके यहां पे हैं, ठीक है, हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब कुछ इतिहासकार हैं जो इस पे करते हैं, पहले आपके पुरातात्विक बेटा आपके सोर्स हैं, आर्कोलॉजिकल इन्हें कहते हैं, ये बेटा आपका लिटरेचर है, और वो आपके इतिहासकार है, ठीक है। अब भाई पहले आप आ जाओ इनके पुरातात्विक सोर्सों में, ठीक है भाई, कॉपी के बीच में लिखो पुरातात्विक सोर्स इनके, पहले बेटा हम लिख लेते हैं, लिखो इनके कौन से सोर्स आपके हैं, पुरातात्विक सोर्स हैं, पहले इनके हम पुरातात्विक देख लेते हैं, पुरातात्विक बेटा हम सोर्स देख लेते हैं भाई। देखो पुरातात्विक सोर्सों में, पुरातात्विक सोर्सों में बेसिकली आपके यहां पे चार नाम आते हैं, कितने नाम आते हैं आप पुरातात्विक बेटा इनके सोर्स हैं, इसमें चार नाम आते हैं, आर्कोलॉजिकल बेटा इनके जो सोर्स हैं, इसमें चार चीजों के नाम आते हैं, ठीक है सर। ये चार क्या हैं, ये चार अभिलेख हैं, ये चार बेटा पे अभिलेख हैं, ये चार अभिलेख हैं, ठीक है भाई। पहले अभिलेख को हम बोलेंगे बागेश्वर अभिलेख, बेटा पहला अभिलेख कौन सा आपका है, बागेश्वर अभिलेख, बेटा पहला अभिलेख भाई, पहला आपका अभिलेख है बागेश्वर अभिलेख, बागेश्वर अभिलेख, इसे हम बोलेंगे, लिख लो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख, बेटा कौन सा है, पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख, ठीक है भाई। कत्यूर वंश की जो जानकारी की बेटा बात है, जानकारी की बात है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में प्री मेंस दोनों में आ सकता है, याद रखना, ठीक है ना। इससे पहले बेटा अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना, ज्यादातर बेटा प्री का ही था, मतलब वनडे एग्जाम और प्री, ठीक है। मेंस बेटा आपका केवल कुड़िंदो से बेटा आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, कुड़िंदो से, है ना, कुड़िंदो की जानकारी के सोर्स, ठीक है, थोड़ा उसे हमें ध्यान रखना होगा। अब यहां से बेटा आपकी कहानी शुरू होती है, मेनली कहानी यही चलती है, ठीक है। तीसरा, तीसरा आपका लिखो, यहां लिखो, लिखो कंडारा ताम्रपत्र अभिलेख, कौन सा आपका कंडारा ताम्रपत्र अभिलेख, हाँ बड़ा तीसरा आपका लिखो कंडारा ताम्रपत्र, कंडारा ताम्रपत्र,
ताम्रपत्र बेटा आपका अभिलेख है, कंडारा ताम्रपत्र आपका अभिलेख है, जिसको बेटा इस बार का लोअर पीसीएस का एग्जाम देना है। क्या है 11 तारीख को है ना, 11 मई को है ना लोअर का एग्जाम। फॉर्म भर लिया आप लोगों ने? कौन कौन ऐसा आदमी जिसने फॉर्म नहीं भरा अभी तक? अतुल ने फॉर्म भर लिया है, क्यों फॉर्म नहीं भरा बेटा? है 4 तारीख है आज क्या? हाँ 4 तारीख लास्ट डेट है, कल फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। तुमने बेटा फॉर्म भर लिया है? ग्रेजुएशन नहीं हो रखा है अभी? तुमने फॉर्म भर लिया है? तुम्हारा ग्रेजुएशन नहीं हो रखा है? आज भरोगे, धन्यवाद आपका। विनोद तुमने फॉर्म भर लिया है? विनोद ने भर लिया है, तुमने भर लिया पीछे फॉर्म। हेम तुमने फॉर्म भर लिया है? ठीक है। प्रहलाद तुमने फॉर्म भर लिया है? अराज तुमने फॉर्म भर लिया है? क्यों फॉर्म नहीं भरा है बेटा? हैं अभी याद आ रही है? अरे तैयारी हो जाएगी 5 महीने, अभी तैयारी कौन सी बड़ी बात है? अरे यही है तैयारी, तैयारी कुछ अलग थोड़ी ना है तैयारी। अरे मेरी बात सुन लो, सबसे पहले तो फॉर्म भर लें। कमलेश तुमने फॉर्म भर लिया पीछे? हर्षित तुमने फॉर्म भर लिया है? बट सबसे पहले तो फॉर्म भर लो, ठीक है। अभी 19 तारीख को आपका एक कनिष्ठ निपट जाएगा ना, उसके बाद फिर आगे तुम्हारे पास कौन सा एग्जाम है? कोई एग्जाम है थोड़े ना। फिर आपका ऐसा है कि एग्जाम होगा, कुछ ही लोगों का होगा, है ना। भाई लोअर का एग्जाम बहुत आसान एग्जाम होता है, लोअर का एग्जाम बहुत आसान होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? टफ नहीं होता सब, मैं आपको रियली बता रहा हूं, बहुत आसान एग्जाम होता है। मतलब क्या कर रहे हैं? सिलेबस बता दूंगा बेटा, सिलेबस भी, ठीक है जब वीडियो में है, अब बता रखा होगा मैंने कहीं ना कहीं पे। देखो बहुत ही आसान है। एक पेपर इसमें आपका प्री का होता है। सर प्री में क्या होता है? तो आपका 100 नंबर की जीएस, 50 नंबर की रीजनिंग। 100 नंबर की जीएस में पिछली बार 47 नंबर की तो केवल उत्तराखंड पूछी गई थी। 100 नंबर में 47 नंबर की क्या बे उत्तराखंड केवल, ठीक है। आप मान के चलो 50 नंबर तक उत्तराखंड आपसे पूछ लेगा। सब ऑब्जेक्टिव है प्री का, ठीक है। बट आपका दूसरा जो आपका 50 नंबर का है, उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। क्लियर होगा? ठीक है। केवल मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना रिवीजन कर लेना है, हो गया है भाई। बाकी आपको जो 50 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, थोड़ा रीजनिंग पढ़नी है, थोड़ा बहुत पढ़नी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कर लेना है, ठीक है भाई। 15 गुना लोग निकलते हैं प्री में। कितने लोग? 15 गुना लोग निकलते हैं। लोग डर से ही भाग जाते हैं, ठीक है। 15 गुना लोग निकलते हैं भाई। अभी आपकी 113 पोस्टें हैं, ये आपको लास्ट तक जब आपका मई में एग्जाम होगा ना, ये पोस्ट आपको बढ़ करके लगभग 150 के आसपास दिख जाएंगी। कितनी आपका लगभग 150 पोस्टें हो जाएंगी। ये अभी पोस्टें बढ़ेंगी इसमें, ठीक है। और 150 का 15 गुना बेटा कितना हो गया है भाई? आपका 100 का 15 गुना 1500 तो आपकी ही हो गए, ठीक है। 700 लगभग वो हो गए, लगभग 2200 लोग निकलेंगे इसमें। कितना 2200 लोगों में अगर तुम्हारा नंबर नहीं आता है तो तुम्हारा नंबर ये 100 लोगों में आ रहा है रे। तुम्हारा नंबर अगर 2200 लोगों में नहीं आ रहा है तो ये 100 लोगों में तुम्हारा नंबर आ रहा है भाई। बाकी जगह कितनी पोस्ट है? 100-150 पोस्ट है ना बाकी जगह पे भाई। 2200 लोगों में नंबर नहीं आता फिर कहां? बेटा सबसे मेन बात यह है ना कभी, और अगर बेटा वहां अगर मेरा प्री में हो जाता है, कट ऑफ से कितनी भाई आपका अगर 150 में से मतलब हार्डली बेटा अगर आपके 90 नंबर तक आ रहे हैं जनरल में, ठीक है। कैटेगरी में आपका अगर 80 तक भी आपके आते हैं, गर्ल्स में और कम। गर्ल्स के लिए तो बहुत ही आसान पेपर है ये, 70 नंबर तक भी कट ऑफ, 65 तक भी कट ऑफ चली जाती है, ठीक है भाई। उसके बाद फिर आपका मेंस में क्या है? लिखना ही तो है। यही बेटा जो आप यहां पढ़ रहे हो, मैंने कह दिया बेटा ये कत्यूर वंश का जो आपके स्रोत है जानकारी के, ऐसी आपको वहां छाप देना ही है। मैं तो लिखाते ही बेटा आपको ऐसे हूं कि ताकि आप प्री में तो कर ही पाओ बेटा, मेंस में भी उसको उसी तरह से लिख पाओ। उसी तरह मैं आपको लिखाता है, ज्यादा गद्यांश तो मैं लिखाता ही नहीं हूं। इतनी बात सबको समझ हेम बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वेरी गुड, ठीक है। लिख रहा तो बेटा थोड़ा सा हमें उस दिशा में सोचना है। और जिसकी मैथ और रीजनिंग कमजोर है, डेली 1 घंटा मैथ और रीजनिंग को दो बस, ठीक है। रीजनिंग ही आती है लेकिन कुछ देखा जिसकी मैथ बहुत कमजोर होती है ना, उसे रीजनिंग में मैथ जैसी लगने लग जाती है, ठीक है। जिसकी बहुत कमजोर होती है ना, उसमें कुछ ऐसा होता जो उसे बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, वो रीजनिंग ही होती है। बेटा आप रीजनिंग किसे मानते हैं? ठीक है भाई, वो
स्क्वायर निकालना, क्यूब छाटना, है ना भाई, 2 दूना 4 दूना 6 करना, यही हमें रीजनिंग मानते हैं, ठीक है ना भाई। इसके अलावा बाकी भी आपकी रीजनिंग होती है, ठीक है भाई। एक बंदर इतने टाइम पे ऊपर चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, ये भी रीजनिंग ही है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग है बेटा। कौन सी रीजनिंग आपकी है? मैथमेटिकल रीजनिंग ये है। तो थोड़ा मैथमेटिकल रीजनिंग आपको पढ़नी होती है, उसके लिए आपके 3-4 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। ज्यादा चैप्टर कभी मत करना, बस 4-5 चैप्टर ही आप हमें करना। हो गया है 4-5 बेटा चैप्टर में कौन कौन से? पहला नंबर सिस्टम, एक दिन समझाया था बेटा। पहला कौन सा? लिख लो बेटा एक जगह पे, इन्हीं 4 चैप्टरों को 5 चैप्टर को बेटा कर लेना, बाकी कुछ मत करना। अगर आपने 5 चैप्टर कर लिए ना, आपकी रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपके मैथ्स वाले जो छोटे क्वेश्चन है वो भी आपके हो जाएंगे बेटा। पहला कौन सा आपका? नंबर सिस्टम। सबसे पहला आप लिखो नंबर सिस्टम कर लेना, नंबर सिस्टम, ठीक है भाई। जिसके नंबर सिस्टम ठीक हो गए ना, वो आधी जो ये छोटे मोटे क्वेश्चन ना वो तो ऐसे ही कर लेता है वो नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होता है, बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है। कई सारी चीजें उसमें आपकी करनी पड़ती हैं। दूसरा परसेंटेज, परसेंटेज बेटा कर लेना, आपके आधे बेटा क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, परसेंटेज। तीसरा रेशियो एंड प्रपोर्शन कर लेना, अनुपात और समानुपात कर लेना। रेशियो प्रपोर्शन आपका हो गया भाई। एक और कर लेना आप, स्पीड एंड टाइम कर लेना, चाल समय आप कर लेना, ठीक है। बस इतने बेटा आप कर लेना, इतने आप कर लेना मैथ में, केवल 4 ही चैप्टर। कितना बे? ये 4 ही चैप्टर करना, आप आपका कल्याण हो जाएगा, मान के चलना, ठीक है भाई। इसके अलावा कुछ बातों को बेटा याद कर लेना। देखा भाई, एक तो 1 से लेकर के 20 तक पहाड़ी याद कर लेना भाई। शर्म मत करना, पहाड़े रिवाइज करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग भी करते हैं, ठीक है। कोई भी है वो भी करता है, जिसका अब कोई मैथ्स का ही टीचर है, अब वो तो नहीं कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे मैं आपको मैथ्स यहां पढ़ाता नहीं हूं भाई, कभी अगर मुझे कोई एग्जाम देना होता तो मैं भी बेटा एक बार देख लेता हूं कि 12 से लेकर के 20 तक के पहाड़े, तो एक बार उनको मोटा मोटा जहां पे आप फंस रहे हैं, जो टिप पे नहीं, मतलब अबे भाई पहाड़े करने को तो कोई भी कर लेगा, ऐसे ना भाई, लेकिन टिप पर ना कभी कभी 19 का 19 छक्का है ना, 19 सत्ते फंस जाता है इंसान, तो उनको कर लेना हुआ। 1 से लेकर 20 तक, भाई 1 से लेकर के 20 तक पहाड़े याद कर लो, आपकी बेटा मैथ से इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, मैथ रीडिंग आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। बस ये 2-3 काम करने हैं, ठीक है भाई। एक आपको 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, है ना भाई। 12 का स्क्वायर ये है, 13 का, याद करना पड़ता है ना, चीजें याद करनी पड़ती है। मैथ्स में भी चीजें याद करनी पड़ती हैं। मैथ्स में कुछ चीजों को अगर याद कर लोगे तो बाकी चीजें आसान होती चली जाती हैं। 1 से लेकर 10 तक के बेटा क्यूब याद कर लो, बात सबको समझ में आ रही, ठीक है बेटा भाई। इसके अलावा रीजनिंग को आसान करने के लिए भाई ए से लेकर जेड तक की जो आपकी ये होती है ना, अल्फाबेट होते हैं भाई, इनके बेटा अपोजिट देख लो, इन अपोजिट याद कर लो, मतलब ए का जेड, बी का ये, इसी का ये, ऐसा करके कुछ ट्रिकें भी होती हैं उस तरफ पे। और एक कर लो कि भाई कौन किस नंबर पे आ रहा है, ए इस नंबर पे, 20 नंबर पे है, कुछ चीजों को याद कर लो। कैलेंडर में कुछ चीजों को याद कर लो कि भाई हाँ इसका ये नंबर होता है, इसका ये कोड होता है, इस तरह से कुछ कुछ चीजों को याद करके एक पतला सा एक 6-7 पेज का एक अपना बना लो अलग से। जो बेटा क्या करना आपका मैथ में देखो क्वेश्चन तो लगाने ही होते हैं, लेकिन उसके साथ में चीजों को रिवाइज भी करना होता है, ठीक है। इतनी बेटा ये कुछ कुछ बातें बाकी जो आपको लगती हैं, ठीक है भाई। कुछ परसेंटेज के आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको लिख ले डब्बे, ठीक है। टाइम समय की बेटा कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, उनको आपने लिख लिया। नंबर सिस्टम की बेटा आपकी कुछ ट्रिकें होती हैं, ठीक है बेटा। आपसे जैसे आपका भाई 2 से विभाजित होने के नियम होते हैं, 3 से बेटा कैसे आपका डिविजन होता है, 4 से कैसे होता है बेटा, 1 से लेकर के लगभग 11 तक के जो कुछ नियम है बेटा आपके याद करने में, डिवीजन करने के, उनको याद कर लो भाई। थोड़ी भाई सेल्सवेल रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर के बेटा कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ छोटी मोटी बातों को एक 5-7 पेज के अंदर लिख लो। जिस चैप्टर को आप कर रहे हो उस चैप्टर का ये बना लो, बस बात खत्म हो जाती है। उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? अगर आपने इतना काम कर लिया ना, आपको बेटा मैथ आपकी इंप्रूव होने लग जाएगी, रीजनिंग आपकी अच्छी होने लग जाएगी, आपको लगेगा मैं कर सक रहा हूं करके। प्रहलाद बात समझा रहे भाई, ये मतलब ना मैं 50 मिनट वहां पे। और मेंस में इस बार इन्होंने इतना अच्छा सिलेबस दे रखा है प्रहलाद, यकीन मानना बहुत ही बढ़िया दे रखा है। लोअर का सिलेबस तो लोअर का सिलेबस और अपर का सिलेबस लगभग एक जैसा कर दिया है, ठीक है। बस बेटा यहां पे आपकी 2 पेपर हैं और पढ़ना क्या है, यही पढ़ना है
जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये याद रख लेना। क्लियर हो गया? ठीक है, चाहे बेटा आप प्री दो आप मेंस दो, मेरी जिम्मेदारी है, क्वेश्चन यहीं से ही रहेंगे। इतनी बात मैंने समझ में आ रही है? ठीक है, तुम तो बालक हो बेटा, अभी बालकों के लिए नहीं बेटा, ये बड़ों के लिए होता ही है। कंडारा ताम्रपत्र बेटा यहां लिखो आगे, यहां बेटा आगे लिखो, बालक बेटा दूर रहे इन चीजों से। ठीक है, लिखो बालेश्वर मंदिर अभिलेख, बालेश्वर मंदिर अभिलेख, बालेश्वर मंदिर अभिलेख। तो बेटा जल्दी करेंगे आप तभी हो पाएगा, बहुत हमने बकवास कर ली है, करना आपको अपने जैसा ही है। मंदिर बालेश्वर बेटा मंदिर अभिलेख, लेकिन फॉर्म जरूर भरना है ना, फॉर्म जरूर भरना बेटा पे। ठीक है, होगा बे, जिसका भी ग्रेजुएशन है फॉर्म 100% भरना। बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं अरे निकलना है नहीं निकलना है, ये सब फॉर्म जरूर भरना है ना भाई। मैंने खुद ऐसे ऐसे लोगों को बनते हुए देखा अपने साथ में। हमारे एक लड़की पढ़ती थी है ना बे, मतलब तहसीलदार है अभी, शायद चंपावत में तहसीलदार है ना। ठीक है, मतलब बे आप लोग बहुत बेटर है, मैं आपको नहीं भाई देखो, हालांकि देखो बिना मेहनत के कोई निकलता नहीं है, सबकी अपनी मेहनत होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक लोग ही निकलते हैं इसमें। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसी कोई बहुत भयंकर वाली चीजें नहीं है, पर बड़ा रिवीजन चाहिए होता है, रिवीजन चाहिए होता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? और डब्बे देखो, सबसे मेन आपको चाहिए था प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और रिवीजन, बस दो चीज आपको चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अपने हो गया है। ठीक, क्या लिखा डब्बे, क्या लिखा बालेश्वर। ठीक है, बागेश्वर भाई, इसके बाद हम एक दो बातें लिख लो। तो बेटा आपका बागेश्वर अभिलेख है, ये 3 कत्यूर राजाओं का है। क्या बे, ये 3 बेटा कत्यूर राजाओं का है, थोड़ा जल्दी करेंगे, लिखो 3 बेटा एक कत्यूर, इसी के नीचे लिखो बेटा बे, इसी के नीचे, तभी ऐसा कर रखा बे, 3 बेटा कत्यूर राजाओं का है ये। अच्छा पहली बात तो है कहां ये बागेश्वर वाला? बागेश्वर में ही है भैया, आपका बागेश्वर बागेश्वर में ही है। ठीक है, किताब कब में 3 बेटा राजाओं का है। 3 राजा सर कौन कौन से हैं, नाम लिख लो। पहला नाम ठीक लिखो, त्रिभुवन राजदेव, दूसरा भूदेव, तीसरा सुभिक्ष राजदेव। त्रिभुवन राजदेव, हाँ बेटा कत्यूर राजा है, देव बेटा लगा होगा तो कत्यूर राजा होगा। त्रिभुवन राजदेव, त्रिभुवन राजदेव, दूसरा कौन सा आपका भूदेव, और तीसरा कौन सा आपका सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष बेटा राजदेव। ठीक है, 3 बेटा राजाओं का इसमें आपको नाम मिलता है, 3 राजाओं का ये है। ठीक है, सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष राजदेव, ये 3 लोग का बेटा पे ये है, ध्यान रख लेना। हो गया है भैया, कोई इश्यू वाली बात नहीं किसी को? ठीक है, देखा भाई त्रिभुवन राजदेव ने इसका सबसे पहले निर्माण किया था। किसका निर्माण? इस अभिलेख का। बाद में भूदेव ने इसको जीर्णोद्धार किया, दोबारा रिपेयर किया, इसको दोबारा बनाया, इसको यहां पे जीर्णोद्धार किया, पुनरुत्थान किया, जीर्णोद्धार इसने किया, इसका जीर्णोद्धार। ठीक है, अब में और इसमें आपका आगे चल के सुभिक्ष राजदेव का भी नाम आता है, जो कत्यूर वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसके बाद कत्यूर वंश टूट गया था। अब तो जो आपका बागेश्वर जो आपका अभिलेख है भाई, ये मेन बेटा जो जाना जाता है, ये बेटा हमें कत्यूर वंश की वंशावली के बारे में बताता है, इनकी वंशावली बेटा देख, कत्यूरों की ये वंशावली के बारे में बताता है, ये कत्यूरों की ये वंशावली के बारे में बताता है, ये कत्यूरों की वंशावली के बारे में बताता है, ये कत्यूरों की वंशावली के बारे में बताता है, कत्यूरों की वंशावली के बारे में बताता है, ध्यान रखना। ठीक है, ताम्रपत्र अभिलेख बेटा आपका बे, कौन सा वाला आपका बे? सॉरी ये बागेश्वर अभिलेख है। दूसरा वो पांडुकेश्वर बेटा आपका ताम्रपत्र जाओ, पांडुकेश्वर भाई कहां है पांडुकेश्वर? ये आपका कहां है? आपका ये चमोली बेटा, आपका ये चमोली में है। पांडुकेश्वर जो आपका ताम्रपत्र है, इसमें बेटा आपके 3 राजाओं के नाम मिलते हैं। किताबे 3 राजा पे आपका बे नाम मिलते हैं, ये ध्यान रखना। हो गया है? ठीक है भाई, पहला बेटा आपका बे, इसमें 3 राजा हैं, 3 राजा हैं भाई। पहले राजा का बेटा नाम है इसमें ललित सूरदेव, ललित सूरदेव, ये बेटा पहला राजा है इसमें ललित सूरदेव। दूसरा देशट देव, तीसरा कौन है? तीसरा यही है सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष राजदेव।
ठीक है अतुल, अतुल कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझना। अबे कौन बेटा कैसे आ गया है? अबे नाम लिखना है, नाम के कितनी जगह नाम हो सकता है उसका। तुम्हारा नाम बेटा कहां कहां होगा, राशन कार्ड में होगा, आधार कार्ड में होगा नाम ही है वो, कहीं नाम हो सकता है उसका, कोई बड़ी बात है इसमें। ठीक है, अबे कंडारा ताम्रपत्र, कंडारा कहां होता है बेटा? कंडारा, कंडारा ताम्रपत्र कहां पड़ता है रे? कहां? चमोली में। ये भी बेटा आपका चमोली में है, चमोली बेटा आपका कंडारा ताम्र आपका बे, ये भी आपका चमोली में है। और जो आपका कंडारा बेटा आपका ताम्रपत्र है, कंडारा बेटा आपको जहां पे ताम्रपत्र है, ये किसका है? ललित सूरदेव का। ठीक है, ये बेटा आपका बे, ये आपका है इसमें एक राजा बे, ये आपका है ललित सूरदेव का है, ललित सूरदेव का ये है। किसका बेटा आपका? ये ललित सूरदेव का है, ललित सूरदेव का है। इधर नब्बे। अच्छा एक बात, तो जो आपका बागेश्वर अभिलेख है ना, इसमें बेटा ये भूदेव को ना, इसे बौद्ध विरोधी बताया गया है। इसकी उपाधि है बुद्ध श्रवण शत्रु की उपाधि। अब यहां लिख लो, अब यहां लिखो भूदेव को इसमें बौद्ध धर्म का विरोधी बताया है, और इसकी उपाधि है बुद्ध श्रवण शत्रु। इसकी उपाधि है, लिखो बुद्ध श्रवण शत्रु की बेटा उपाधि है, यहां पे बुद्ध श्रवण शत्रु की उपाधि है। राजबात समझ में आ रही है? ठीक है, बे राज एक बात सुनो, देखो बे बार बार ना थोड़ी मेहनत मत करो, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हर्षित मैं क्या बोल रहा हूं, बार बार थोड़ी मेहनत मत करो, एक ही बार जम के मेहनत करो बस। ठीक है, कमलेश मैंने क्या बोला, बार बार बेटा हमें थोड़ी मेहनत नहीं करनी है ना बे, भाई पहले 3 महीने पढ़ रहे हैं, फिर बेटा 3 महीना फिर पढ़ रहे हैं, कोई फायदा बे, एक बार जम के मेहनत करो और बढ़िया जॉब निकाल लो। ठीक है बेटा बे, बुद्ध श्रवण शत्रु। ठीक है बेटा, ऐसा लिखना आपका पे, बुद्ध श्रवण शत्रु की बेटा उपाधि इसने नाम किसने कर दी है? भूदेव ने। बेटा भूदेव जो था ये शिव का उपासक था, शिव का उपासक था ये। ठीक है बेटा, कंडारा ताम्रपत्र में किसका आपका बे? ललित सूरदेव का है। और बालेश्वर अभिलेख कहां है? ये बालेश्वर ये आपका चंपावत में, आपका ये आपका चंपावत में है, मंदिर भी है, चंपावत में है, चंपावत में है। और ये किसका हर्षित? ये देशाटन बे, ये आपका देशाटन नहीं रे, देशट देव। ठीक है, देशाटन तो बेटा भ्रमण करना होता है। ठीक है, ठीक है, क्या पे? देशट देव, देशट देव हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आपका बे, वेरी गुड। ठीक है, जो मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं ना, जो हिंदी पढ़ा रहा हूं, हिंदी को बेटा बढ़िया से नोट्स बना के लिख लेना। ठीक है, मेंस में पहला पेपर हिंदी का ही है और यही आना है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय यही आना है पहले पेपर में, मेंस वाले में। दूसरे में एक निबंध आना है, 3 निबंध बेटा पहले ही बता रखे सरकार ने, यही पूछूंगा, आपदा महिला सशक्तिकरण पहले ही बता रखा उसने। ठीक है, 2 पेपर तो आपके ही है, 2 आपके जीएस की पेपर भाई, पहले में आपका यही हिस्ट्री ज्योग्राफी है। ठीक है ना बे, एक आपका हिस्ट्री और पॉलिटी का है, दूसरा आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का है, मतलब मेन सब्जेक्ट आपके यही 4 आपके रहते हैं। ठीक है, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत से ही होगा, बाकी और किसी बात से नहीं होगा। ठीक है बे, कौन कौन सा पढ़ना बे, कौन कौन सा? पुरातात्विक स्रोत आपका बे ये हो गए। दूसरा आ जाओ साहित्यिक स्रोत में, सेकंड लिखो आप साहित्यिक स्रोत इनके, सेकंड इनके आप लिखो साहित्यिक स्रोत। किसके साहित्यिक स्रोत है आपके? ये पत्यूरियों के बेटा, इनके साहित्यिक स्रोत लिखो, इनके साहित्यिक स्रोत। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी का पे? कीर्ति बेटा तुमने फॉर्म भर दिया है? तुमने फॉर्म भर दिया पे? ठीक है, गुड, बहुत सी बात है। बस बेटा लग जाओ बेटा 4 महीने की भयंकर तैयारी में। कौन सी तैयारी में? भयंकर तैयारी। अरे थोड़ा बार बार क्या करना है, एक ही बार जम के करो, बात खत्म करो, है नहीं? छुटकारा पाओ, जिंदगी से मुक्ति पाओ। फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी तो फिर कुछ टाइम बाद गोला नदी आ ही जाएगी। ठीक है लिखो इनके साहित्यिक स्रोत अगर मुक्ति नहीं मिली, सब कुछ करके भी मुक्ति नहीं मिली, फिर है ठीक है, लिखो इनके कौन से आपने? साहित्यिक, साहित्यिक कौन बोल रहे? साहित्यिक स्रोत है ये, साहित्यिक स्रोत है ये, साहित्यिक बेटा आपके स्रोत हैं ये।
साहित्यिक स्रोत है। ठीक है भाई, साहित्यिक स्रोत में दो नाम आते हैं बेटा। इसमें विनोद कितने नाम आते हैं? दो अपने दो नाम आते हैं साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत में दो नाम आते हैं। ठीक है, बस एक काम पता क्या करना है, एक काम करते चलना। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, थोड़ा बेटा आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये देखो प्रीम आएगा, ये प्रीम आ सकता है और ये मेंस में आ सकता है, और ये मेंस में आएगा तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बस इतना जितना। हालांकि मैं आपको बताते भी चलता हूं वैसे ही, है ना, मैं बताते भी चलता हूं आपका। बस ध्यान रखना, जैसे आपको अब छंगलेश पढ़ाया, कर्तृपुर पढ़ाया, ये सब प्री वाले हैं, ये सब प्रीम आएंगे आपके ग्रुप सी में। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, ये आ सकता है, ये आ सकता है आपका मेंस में। इस तरह आप यहां पे करते चलना। अगर बेटा इसके अलावा अगर कुछ आप कर सकते हो तो आप भी एक आपकी ऑल इंडिया बेटा आपकी जो आपका ARI आता है ना आपका पे रेडियो पे भाई शाम को बेटा 9 बजे आप एक संध्या न्यूज आती है। कौन सी चैनल पे? संध्या बेटा आपकी न्यूज आती है। ठीक है, न्यूज एट 9 अंग्रेजी में आती है, इंग्लिश में आती है, और 9 बजे आपका संध्या न्यूज पे भाई डेली आप एक इसको सुन लेना। इसको बेटा आप सुनना भाई, बहुत ही अच्छा बताता है, बहुत ही अच्छा बेटा भाई। इसने परसों 1 तारीख को बेटा इसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में इसने बताया। तो बेटा इस बार के लिए आपकी फसल बीमा योजना आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 तारीख को किसानों को बेटा ये दिया गया एक सौगात के रूप में। ठीक है बेटा, और कल बेटा आपके राष्ट्रीय जो खेल है इनकी बेटा घोषणा हो गई है। कल की संध्या न्यूज में ये बातें थी। ठीक है, तो इतना एक ये थोड़ा थोड़ा काम देखो भाई, थोड़ा तो खुद से भी करना पड़ेगा, थोड़ा तो खुद से भी करना पड़ेगा। हालांकि देखो भाई हम भी कराते ही हैं, थोड़ा खुद से भी करना पड़ेगा, तभी चीजें आपका बेस्ट हो पाएंगी। भाई पहला यहां पे आपका नाम आता है, पहला नाम किसका? बीडी पांडे का। लिखो भाई, पहला आपका नाम आता है बीडी पांडे का। लिखो बीडी बेटा पांडे का एक नाम आता है। हाँ साहित्यिक सूत्र इनकी किताब है ना कुमाऊं का इतिहास। ठीक है और दूसरा नाम आता है दूसरा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का बड़ा नाम आता है। राहुल सांकृत्यायन का बड़ा नाम आता है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? राहुल सांकृत्यायन का बड़ा नाम आता है। ठीक है बेटा, ये न्यूज आपकी 14 से 15 मिनट की होती है। इसको बेटा एक आपके A4 साइज की गड्डी ले लेना, एक है ना A4 साइज की एक कॉपी बना लेना। वहां पे रोज जैसे आपने फसल बीमा योजना कर दी है ना जवाब। और मेंस में एक बहुत जबरदस्त जो खेल है, वो खेल पता है किसका बेटा? वहां पर बेटा एक खेल है आंकड़ों का। आंकड़ों का बड़ा एक खेल है। मेंस में नंबर लाने के लिए आंकड़ों का खेल समझना है। आंकड़ों के खेल का मतलब हर चीज के बेटा थोड़े थोड़े आंकड़े आपके पास होने चाहिए हैं। ठीक है सर, आंकड़ों से आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे बेटा नंबर 1 देखो, जनसंख्या के संबंधित आंकड़े आपको याद होने चाहिए हैं। आंसर राइटिंग बेटा बहुत बेस्ट नंबर आप ले सकते हैं, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा भाई। दूसरा आपका बजट की आंकड़े देखो, बजट के बेटा आंकड़े आपको ले लेने हैं। बजट के आंकड़े आपको एक जगह अभी मत पढ़ना। बजट फरवरी में बेटा नया बजट आएगा तब पढ़ना, पुराना तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, जो 19 तारीख के लिए पढ़ रहे हैं उनकी बात अलग है। ठीक है तीसरा कृषि संबंधित बेटा जो आपके आंकड़े हैं थोड़ा इनको पढ़ लो, कृषि से बेटा जुड़े आंकड़े भाई। चौथा आपका उद्योगों संबंधित बेटा आपके जो आंकड़े आते हैं, इंडस्ट्री से बेटा जुड़े आंकड़े आपका उनको पढ़ो। ठीक है भाई, आपका गरीबी के बेटा जो आंकड़े हैं, बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं तो ये खेल बेटा किसका? आंकड़ों का है बेटा। इसके अलावा जो बेटा आपके कुछ योजनाएं हैं, योजनाएं बेटा ध्यान रखो अगर बेटा अगर विकास डेवलपमेंट संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं कौन सी योजना को यहां फिट बैठा सकता हूं। कृषि से बेटा जुड़ा हुआ कोई सवाल आएगा किसानों से तो मैं कौन कौन सा बेटा यहां पे मैं डाल सकता हूं, उन योजनाओं को वहां पे हमें ऐड करके हम कैसे हम कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग लाके काम करना बेटा। इसके अलावा जितने बेटा आपके इंडेक्स आते हैं आपका जो आपके इंडेक्स बेटा आपके आते हैं सूचकांक, इनको बेटा अगर बेटा आपका प्रदूषण का बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन आ गया है तो बेटा आप वहां पे कौन कौन सी इंडेक्स का डिस्कशन कर सकते हैं भाई। इस इंडेक्स में प्रदूषण में भारत का बड़ा ये स्थान है, जबकि बेटा विश्व का ये चल रहा है, यहां का ये चल रहा है। थोड़ा इस तरह से अपने जब हमारे जो आंसर हैं उन्हें हम बेस्ट कर सकते हैं। बस हमें बेटा ये कुछ आंकड़ों पे हमें काम करना है। एक काम क्या करना है राज बेटा, खेल आंकड़ों का एक अलग से बेटा लिस्ट बनानी है। ठीक है भाई, उनमें ये टॉपिक लिखने हैं। ठीक है, और बेटा उसको एक 8-10 पेज होंगे, 8-10 पेज में अलग से बेटा लिख कर अलग कर लेना है। जब भी बेटा आपके आंकड़े हैं उनको एक बार रिवाइज करना है और पढ़ते चलना है। ये काम करने पड़ते हैं बेटा, खुद काम करना पड़ता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है बेटा? जो इतना काम करता है ना फिर वही लोग SDM DM बनते हैं बेटा, तहसीलदार वही बनते हैं। सबकी बस की बात तो है नहीं, वरना सभी ना बन जाते हैं, सभी बन जाते ना वरना।
लेकिन इतना जो कर लेता है वो बन जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना जो थोड़ा बड़ा बे जो काम करने होते हैं कि बेटा आप काम करते चलो, कोई भी बेटा कहां पे बन सकता है, ठीक है, कोई विशेष बात नहीं। बीडी पांडे की बेटा किताब है, बीडी पांडे बेटा किताब है, कौन सा बे, कौन सी किताब है प्रहलाद, कौन सी किताब बोला बे प्रहलाद, तुम कहां चले गए, यही बैठे हो, तुम्हारी आत्मा यही है, ठीक है, पर लिखो लिखो कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास लिखो बेटा, किताब का नाम है लिखो कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास। अब भाई इस बार निकाल लेना है, ध्यान रखना, समझ आ रहा है भाई, ठीक है। मैंने सुना तुम टॉपर हो बेटा, है कौन बोल रहा था एक दिन, खाली खावा नहीं कर रहे थे क्या, नहीं कर सकते है ना, टॉपर ऑपर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, टॉपर ऑपर से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, है ना, बस थोड़ी मेहनत करना, थोड़ा खुद से काम करना ना, जितना मैं आपको बता रहा हूं ये काम थोड़ा खुद से करना, बाकी इतना काम करना हो जाएगा, ठीक है। चलो आपने क्या लिखा, कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास, ठीक है बेटा। कुमाऊं का इतिहास क्या बता रहा है, कुमाऊं का इतिहास कत्यूरों के बारे में जानकारी देता है, और राहुल शांकरचार्य की किताब है, कौन सा नाम है, क्या मतलब है, हिमालय परिचय, ठीक है बेटा, इसीलिए किताब आती रहती है एग्जाम में, हिमालय परिचय, हिमालय परिचय, ये दो व्यक्ति जो हैं ये बेटा अपना बे बताते रहते हैं, हो गया है, ठीक है। अपना बे, अब बस दो आदमी ये हो गए जो बता रहे हैं इनके बारे में, अब अपना बे, अब ठीक है भाई, आ जाओ इनके कौन से इतिहासकार, जो बड़ा इतिहासकार है, इतिहासकार है, इतिहासकार जो बड़ा इनके बारे में बता दें, ठीक है, इतिहासकार है जो इनके बारे में बता रहे हैं, हो गया है, ठीक है। बहुत रबे अच्छा, बीडी पांडे के बारे में एक बात यहां पे लिखना चाहो तो लिख लो, भाई बीडी पांडे बताता है कि इन लोगों की जो राजधानी थी ना कत्यूरों की, वो थी जोशीमठ, जोशीमठ पर इनकी राजधानी थी, ऐसा बीडी पांडे सर ने बताया है, तो एक बात चाहो तो आप ये लिख लो इसमें, ठीक है, हो गया है। और राहुल सांकरचार्य भैया एक अलग ही बात बोल देते हैं, ये कहते हैं कि जो बेटा कत्यूर थे, जो कत्यूर थे बेटा बताते हैं कि ये शक और कुषाणों के बेटा वंशज थे, ये कुषाणों के बेटा वंशज थे, मतलब इन्हीं से बेटा जुड़ी हुई थी, ऐसा ये राहुल सांकरचार्य भैया बताते हैं, कुछ खास महत्वपूर्ण बात नहीं है, बस ध्यान रख लेना, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, हो गया है। चलो डब्बे भाई, इतिहासकारों में दो इतिहासकारों के यहाँ पे नाम आते हैं, बस बेटा आप दो इतिहासकारों के नाम लिख लो, ये बेटा आज की आखिरी लाइन है, दो इतिहासकारों के नाम, ठीक है भाई। पहले इतिहासकार जो है इनका नाम याद है, लिखो एटकिंसन, कौन याद कर दिया बे, एटकिंसन बेटा पहला आदमी है, एटकिंसन, एटकिंसन बेटा पहला आदमी है, एटकिंसन बेटा अपना बे, किंसन ये पहला आदमी है, ठीक है, होगा बे। और बेटा दूसरा आदमी जो बेटा बे लिखो वह है शिव प्रसाद डबराल सर हैं, डबराल सर बेटा बताते हैं कत्यूरी के बारे में, कौन बे, डबराल, शिव प्रसाद बेटा डबराल हैं, ये बता रहे हैं बेटा बे। एटकिंसन सर क्या बताते हैं भाई, ये बता रहे हैं कि जो कत्यूर शब्द है ना, कत्यूर शब्द बेटा सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है, ये बेटा बताते हैं कि कत्यूर शब्द जो है ये शब्द बेटा आपका बे केटार शब्द से निकल के आया है, कि शब्द बे केटार, बेटा बे कत्यूर शब्द केटार से निकल करके आया है, ये ऐसा बताते हैं, केटार से निकल करके आया है। और बेटा ये जो कत्यूर शब्द है, इस शब्द को इन्होंने अपनी पुस्तक, अपनी बेटा इनकी किताब है, अपनी इनकी किताब है, कौन सा कब, हिमालय गजेटियर, ठीक है, या हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, ठीक है, मतलब जिला के हिसाब से बेटा जो गजेटियर निकला हुआ है, हिमालय डिस्ट्रिक्ट बेटा आपका ये गजेटियर है, ये बेटा गजेटियर आपका 1884 में आया था ये, हाँ 3 पार्ट में आपका ये है, नहीं 3 पार्ट में, 3 पार्ट में नहीं, ज्यादा पार्ट में है ये, 2 साल गैप में आया, ऐसा मेरे ख्याल से ज्यादा पार्ट में है ये, हिमालय गजेटियर आपका शायद ज्यादा पार्ट में है, ठीक है। जरा ये 18 से बेटा आपका 84 में आपका आया ये हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, ठीक है, ये याद रखना बे, ये बेटा आपका 1884 में ये आपका आया है, ठीक है। बेटा इसी में कत्यूर शब्द मिलता है, और बेटा कत्यूर शब्द कहां से लिया आपका, केटर से आया है, और केटर बेटा शब्द ये जम्मू कश्मीर का बेटा एक जनजाति रहा करती थी, जम्मू कश्मीर के अंदर केटर जनजाति, वहीं से इनसे संबंधित इनको यहाँ पे मान लेते हैं भाई। डबराल सर जो है, डबराल सर कहते हैं कि भाई जो कत्यूर लोग थे ये बेसिक बे खसुआ करते थे, ऐसा बताते हैं, क्लियर बेटी, क्या बे
हाँ, केटार, केटार। अबे भाई कत्यूर जो लोग हैं ये खस थे। ऐसा बेटा कौन बोल रहा है, ऐसा कौन बोल रहा है आप में, ये डबराल सर बोल रहे हैं कि भाई कत्यूर जो थे ये खस हुआ करते थे। इतनी बात ही सबको समझ बे, ठीक है। तो बेटा यहां हमारा कत्यूरों का बेटा हमने यहां तक इसको पहुंचा दिया है। आज बेटा आपका कहानी यहीं तक रहेगी, कल हम इससे आगे सब बढ़ेंगे, ठीक है। आज बेटा यहीं तक, कल से आगे करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बेटा काम करो, थोड़ी मेहनत करो, ठीक है ना, ठीक है। ओके सर।